नमस्कार दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी 2022 से राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम लोग का जो बजट का पार्ट 2 है उसे भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बढ़ेगी ताकत INS विक्रांत के लिए राफेल मरीन का परीक्षण। तो सबसे पहले जो INS विक्रांत क्या है, तो स्वदेश निर्मित मतलब भारत में निर्मित जो है विमान वाहक पोत है। जो विमान वाहक पोत है तो उस पर लड़ाकू विमान भी होते हैं। तो कौन से लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर तैनात किया जाए उसके लिए परीक्षण चल रहा है। तो दो विमान का परीक्षण चल रहा है। एक है राफेल EM जो फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, दूसरा है हार्नेट सुपर हार्नेट, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। तो इन दोनों का भी टेस्ट चल रहा है कि किस विमान को जो है INS विक्रांत पर तैनात किया जाए। ठीक है, जो INS विक्रांत है इसका भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में परीक्षण चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण आपके शुरू हो गया है। तो जो प्रोजेक्ट 75 है उसका 5वीं पनडुब्बी, तो 5वीं पनडुब्बी कौन है, तो INS बागीर है। कौन है, INS बागीर है। ठीक है, तो इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। आपको इसमें याद रखना है कि जो INS 75 प्रोजेक्ट है उसके तहत 6 आपके पनडुब्बी बनाई जाएगी जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होगी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होगी। और उसी का 5वां पनडुब्बी कौन है, INS बागीर है। इसका परीक्षण क्या किया जाएगा, तो पनडुब्बी की प्रणोदन प्रणाली यहाँ पर लिखा गया है। हथियार सेंसर का परीक्षण किया जाएगा, क्या सेंसर ठीक तरीके से काम कर रहा कि नहीं कर रहा है। जो 75 प्रोजेक्ट है इसके तहत जो है पहला पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है INS कलबरी। INS कलबरी उसका नाम है। दूसरा का नाम क्या है, तो INS खांडेरी दूसरा का नाम है, खांडेरी। तीसरा का नाम क्या है, तो करंज है। चौथा का नाम क्या है, INS बेला है। जो 5वां है INS बगीर है। इसमें आपको याद रखना है कि जो INS बगीर है इसे विकसित कहाँ पर किया गया है, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से घटेंगे भूमि विवाद। अभी गांव में भूमि विवाद बहुत ज़्यादा होता है। भारत में कितने गांव हैं, तो 6,58,000 गांव हैं, जिसमें से 5,98,000 जो गांव की ज़मीन है उसे नेट पर चढ़ा दिया गया, मतलब उसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन होता क्या है, इसमें आपको जिस प्रकार से आपका आधार है उसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक आधार होता है ना, तो उसी प्रकार से हर ज़मीन का एक अलग यूनिक ID नंबर होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ज़मीन का विवाद है वो कम हो जाएगा। नेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जो आपके सारे ज़मीन हैं उसे जोड़ दिया जाएगा। डिजिटलीकरण से जो है बेनामा कराने से पहले संबंधित ज़मीन के मालिकाना हक की भी आपकी जांच की जा सकेगी नेट के माध्यम से। भूमि के प्रत्येक टुकड़े को जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके दिया जाएगा। और जो संविधान में जो भूमि है राज्य सूची का विषय है, तो जो राज्य हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा कि आप जो है सभी भूमि को आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में भूमि दस्तावेज की नकल भी प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रणाली के पूरी तरह संचालित होने के बाद जो है देश के किसी भी हिस्से में होने वाले बेनाम में घपले की आशंका नहीं रहेगी। अभी क्या होता है कि एक ज़मीन है और उसे ब्रोकर जो है 5 जगह मतलब 5 अलग अलग लोगों को बेच देता है। इस प्रकार की समस्या अगर सारे लैंड रिकॉर्ड अगर कंप्यूटराइज हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदेगा तो उसे वो चेक कर लेगा कि ज़मीन किसके नाम पर है। रजिस्ट्रेशन की समान प्रणाली पूरे देश में आपके लागू की जाएगी, जिससे क्या हुआ कि जो ज़मीन का विवाद है, जो ज़मीन का लगातार विवाद होता रहता है गाँव में, वो विवाद भी आपके कम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बजट से कई वस्तुओं के निर्यात को मिलेगी मजबूती। वाणिज्य सचिव 20% कर दिया गया है फैशन ज्वेलरी के आयात पर शुल्क को।
ज्वेलरी निर्यात का हब बनेगा भारत। चीन आयातित जो फैशन ज्वेलरी है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेदर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट वे इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात है उसे भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि सेज का नया नाम क्या होगा। तो जो सेज है, सेज मतलब कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज बोला जाता है, तो उसका नया नाम क्या होगा, देश उसका नया नाम होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब इसका नया नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि किस इलाके में, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में जो है 2022-23 के बजट में जो है कितना खर्च किया जाएगा, तो 1,51,521 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, तो 1,42,78 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, तो 86,606 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास में कितना खर्च किया जाएगा, 2,62,193 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। सामाजिक कल्याण में 51,780 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में जो है 3,51,851 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। शहरी विकास में कितना खर्च किया जाएगा, तो 76,549 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा शहरी विकास में। नेक्स्ट है कि रूस को युद्ध में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये कथन बोला गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा चिंताओं पर गौर नहीं कर रहा है पश्चिमी देश। ये मामला क्या है पहले ही समझ लीजिए। एक यूक्रेन ये देश है और यूक्रेन के नीचे में ये आपके है क्रीमिया है, ये इधर आपके रसिया है। ठीक है, ये रसिया है। तो 2014 में जो क्रीमिया है, 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कौन कर लेता है, तो रसिया 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, जबकि रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल ना हो। रूस बोलता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगी तो जो रूस का सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए बार बार रूस बोलता है यूक्रेन को कि आप नाटो में शामिल नहीं होइए। तो इसी को देखते हुए लगातार विवाद बढ़ रहा है। हो सकता है, देखिए युद्ध तो खैर कम ही चांस है कि युद्ध होगा। इस तरीके से जो रसिया है अपनी सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक को जमा कर दिया, एक तरीके से दबाव बना रहा है। जो पश्चिमी देश है उन पर यह दबाव बना रहा है कि जो यूक्रेन है इसे नाटो में आप शामिल मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक 1999 में हुए समझौते का पालन करने की दी नसीहत। ये मामला क्या है, ये समझौता क्या है, तो देखिए समझौता था कि 1999 में हुआ था कि कोई भी जो देश हैं यूरोपियन देश हैं, वो आपके अगर मान लीजिए जैसे यूक्रेन पर खतरा है तो अमेरिका आके इनको हथियार नहीं देगा, मतलब कि जो किसी और के धन पर अपनी सेनाओं की मजबूत नहीं कर सकते, ये समझौता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, जो यूरोपियन कंट्री है, ब्रिटेन है और यूएसए, तो आपके नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, जर्मनी, इन सभी एक तरीके से जो यूक्रेन उसे हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब कि जो भी लड़ने के लिए सामान होता है वो सारा सामान जो उपलब्ध करा रहे हैं, किसे, यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी क्रम में बोला गया है कि 1999 में हुए समझौते का पालन करने की नसीहत दिया गया है रूस के द्वारा जो यूरोपियन कंट्री है उनको। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूसी सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन में तैयार हो रही है जनसेना। तो जो रूस की सेना से लड़ने के लिए जो यूक्रेन की आम जनता है वो हथियार उठा रही है, मतलब कि वो ट्रेनिंग कर रही है कि अगर हमारे देश पर हमला होता है तो वहाँ की जो सेना तो लड़ेगी ही यूक्रेन की, और आम जनता भी जो ट्रेंड है वो भी आपकी रूस की सेना से लड़ेगी। और इसमें आपको याद रखना जो क्रीमिया था, एक क्रीमिया किसका पार्ट था, पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन 2014 में अपने कब्जे में रूस इसे ले लेता है। नेक्स्ट है कि भारत ने श्रीलंका को फिर दी $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होता है, तो $50 करोड़ जो आपके भारत जो है श्रीलंका को कैश नहीं देगा, तो क्या देगा, श्रीलंका जो है भारत से $50 अरब का सामान खरीद सकता है, और जिस दिन का जितना सामान खरीदेगा उस दिन से उतना ब्याज आपके लगेगा श्रीलंका पर। ठीक है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो श्रीलंका को मदद करने के लिए कोई देश नहीं आ रहा है। तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, तो भारत जो है श्रीलंका को मदद कर रहा है।
भारत जो है श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की सहायता दे चुका है। ये जो 50 करोड़ डॉलर आपके है इसे मिला के टोटल 4 करोड़ डॉलर की सहायता श्रीलंका को भारत दे चुका है। और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है समझ गए आप लोग, कि जिस दिन से वो सामान खरीदेगा उसी जितना का सामान खरीदेगा, अगर मान लीजिए 50 करोड़ डॉलर दिया गया है और उसमें से सामान खरीदता है कितने का, उसमें से सामान खरीदता है मान लीजिए 10 करोड़ डॉलर का 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी को जो है 10 करोड़ डॉलर पर ही आपके ब्याज लगेगा, ठीक है। बाकी 40 करोड़ डॉलर बचेगा उसका सामान और भी श्रीलंका खरीद सकता है। तो श्रीलंका जो 50 करोड़ डॉलर है उससे भारत से तेल पेट्रोल खरीद रहा है। भारत जो आपको पता है कि श्रीलंका को खाने की जो वस्तुएं हैं उसकी भी सप्लाई कर चुका है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। नेक्स्ट है कि भीख का कटोरा लेकर विश्व भर में घूम रहे इमरान का मजाक बना रहे हैं वहाँ के पत्रकार। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वही लगातार जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनका मजाक बना रहे हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है बहुत ही अच्छा से किसी भी देश से बातचीत करते हैं कि आप हमें कर्ज दे दीजिए। पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि अगर देखिए पाकिस्तान अगर ढंग से अगर काम नहीं किया तो किसी दिन पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। आपको पता है कि जो चीन का भी बहुत ज़्यादा कर्ज है किस पर, पाकिस्तान पर, और किसी को पता नहीं है कि किस टर्म पर पाकिस्तान को कर्ज दिया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में खुले सभी बीबी, मतलब कि जो अफ़गानिस्तान में जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी खुल गए हैं। वहाँ पर लड़कों लड़कियों की पढ़ाई, लड़का और लड़की दोनों की पढ़ाई आपकी शुरू हो गया है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों को अलग बैठाया जा रहा है। और अफ़गानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का शासन है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी भारतीय उद्यमियों को संतुलित व्यवहारिक लगा भारत का बजट कल पेश हुआ था, उसका सेकेंड पार्ट अपलोड होना बाकी अभी है हम लोग का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है डेरियल मिशेल को मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार, से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए नीचे राहुल T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर, जो भी रैंकिंग जारी किया गया है उसमें जो KL राहुल है T20 में चौथे स्थान पर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीरज लारेस पुरस्कार के लिए नामित होने वाले तीसरे भारतीय हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से, तो भाला फेंक से इनका संबंध है और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि भारत में क्रिप्टो का क्रेज है और भारत के करीब 10.07 करोड़ जो क्रिप्टो मालिक रहते हैं, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक जो क्रिप्टो मालिक कहाँ पर हैं, तो भारत में है। और सेकंड स्थान पर आपके अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आपके रसिया है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान 5वां आता है। 7.30% जनसंख्या के हिसाब से जो है क्रिप्टो के मालिक आपके भारत में रहते हैं, मतलब भारत का स्थान 5वां है। और परसेंटेज के हिसाब से पहला स्थान किसे मिलता है, तो यूके को पहला स्थान मिलता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉम्बे में चलाई गई थी एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो आज ही चलाई गई थी 1925 में। आज ही भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे के विक्टोरियल टर्मिनल्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स से कुर्ला हार्बर स्टेशन के बीच चलाई गई थी। यह एशिया की जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी और इसका संचालन जो है 1500 DC वोल्ट पर हुआ था। नेक्स्ट है कि चांद की सतह पर पहली बार हुई आन की सफल लैंडिंग, तो आज ही के दिन हुआ था 1966 में। आज ही अंतरिक्ष यान लूना 9 ने चांद पर लैंड किया था और इस जो मिशन था यह मानव रहित मिशन था, मतलब कि मानव रहित यान था जो सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको याद रखना है 12वें प्रयास में सफल लैंडिंग किया था, मतलब कि हम लोग 1-2 बार एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। इन्होंने आपके 11 बार फेल किया था और 12वीं बार में जो है जाके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो आपको इतना ध्यान रखना है। यह जो है अंतरिक्ष में किसी सतह पर लैंड करने वाली मानव निर्मित पहली यान था। उसके बाद है व्यायाम और कीमोथेरेपी के बारे में यहाँ पर दिया गया, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। और कोई न्यूज़ नहीं है, तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।